हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आपसे डिस्कशन हुआ था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीपीसीएल एआरओ के लिए पार्ट 1 की क्लासेस। तो आज आपका क्लास का फर्स्ट डे है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम पार्ट 1 के साथ। पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे हम इन क्लासेस के अंदर, और आप जानते हो कि पार्ट 1 के अंदर हम कवर करेंगे कंप्यूटर नॉलेज वाले पार्ट को। और ये जो पार्ट है आपका, ये बेस्ड है आपके ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो भी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको दिखाई देंगे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और जो आपका ये पार्ट है ये टोटल होगा 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का ये आपका पार्ट होगा जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर। और इसके साथ साथ अगर आपको पास करना है तो पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे? पासिंग मार्क्स है 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स अगर आप पार्ट 1 में लेके आते हो तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को पास कर लेते हो। इसके बाद पार्ट 2 है जिसके अंदर आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश एंड सो ऑन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया था किस तरीके से क्या सिलेबस है यूपीपीसीएल एआरओ का, और कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कब से इसका एग्ज़ाम फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, सब बताया था। तो उस वीडियो को आप देख लेना पहले। और अब स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, और यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन डिस्कस करना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके एआरओ एग्ज़ाम के पार्ट 1 के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो ये पेपर जो है ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके अंदर हम पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पेपर दिखा दिया है ताकि आपको आइडिया मिले किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 1 में। ओ लेवल के सिलेबस से ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो यहाँ पे क्या है, द सर्कुलर डिस्क दैट मेक अप अ हार्ड ड्राइव आर कॉल्ड। आप जानते हो कि हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क बोलो, उसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके प्लैटर्स, ठीक है। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है प्लैटर। प्लैटर आपकी जो सर्कुलर डिस्क होती है ना, ऐसे उसे बोलते हैं प्लैटर। इसका अपर सरफेस भी होता है और इसका लोअर सरफेस भी होता है। ऐसे काफ़ी सारे क्या होते हैं, प्लैटर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लैटर्स लगे होते हैं आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, और इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पिंडल का, ठीक है। ऐसे होती हैं आपके प्लैटर्स, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। यह है आपका स्पिंडल, ये है आपके प्लैटर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लगा होता है आपका रीड राइट आर्म होता है वो, ठीक है। आपका क्या होता है, आर्म होता है, जिसे आप एक्चुएटर भी कह सकते हो, जो आपके डेटा को रीड करने के काम में आता है। अब जो आपके प्लैटर्स होते हैं ना, प्लैटर्स के अंदर क्या होते हैं, आपके ट्रैक्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। प्लैटर्स के अंदर क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं ऐसे ऐसे, और इन ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड किया होता है सेक्टर्स के अंदर। तो ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं सेक्टर के अंदर इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इस टाइप से आपकी हार्ड डिस्क होती है, या उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो हम हार्ड डिस्क डिस्कस करेंगे जब, तो आपको इन डिटेल बताऊंगी किस तरीके से हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है द सर्कुलर डिस्क दैट मेक अप अ हार्ड ड्राइव। जो आपके हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव के अंदर सर्कुलर डिस्क होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लेट्स कहते हैं, प्लैटर्स कहते हैं, रिंग्स या फिर सॉसर, तो उसे बोलते हैं प्लैटर्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट इज इन जॉब शेड्यूलिंग इफ़ सी इज़ द जॉब कंप्लीशन टाइम। एक मिनट इसे रब कर लेते हैं ताकि आपको ढंग से दिख जाए। देखो यहाँ पे क्या है, in job scheduling if C is the job completion time and D is the deadline for a job then the deadline overrun K is calculated as, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप जानते हो कि क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब आपके सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल जॉब्स होते हैं, तो उनको शेड्यूल करने के लिए आप यूज़ करते हो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि
अगर आपके पास कोई जॉब है और वो जॉब है उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो है सी, ठीक है, मतलब सी टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो डी टाइम है वो उसकी डेडलाइन है, ठीक है। जॉब को कंप्लीट करने की डेडलाइन डी है, तो यहाँ पे बोला गया है डेडलाइन ओवर रन आपको निकालना है, जिसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे के से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो के होता है वो आपका होता है कंप्लीशन टाइम माइनस में आपका डेडलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ, एक इमेज में क्या क्या होता है। तो एक इमेज के अंदर क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, आप जानते हैं पिक्सल से आपकी इमेज बनती है, उसके अंदर डॉट्स भी होती हैं और पेल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज वो राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है। मैं आपको इस क्लास के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का कंप्यूटर सेक्शन कमज़ोर है वो टेंशन ना ले, आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 मार्क्स के आप उससे भी ज़्यादा स्कोर करके आओगे इस सेक्शन में, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि आपको इस पार्ट में क्लियर करवाना है मुझे ये पार्ट आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच अमंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ बिट्स को मिलाकर, मतलब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम मतलब होता है एक पूरी लाइन, एक पूरी, जैसे यहाँ पे लिखा है धारा, ठीक है। तो बहुत सारी बिट्स को आप मिला देते हो, उसे बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स से मिलके बनी है। ए बेसिक, बी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, सी हाई लेवल या फिर डी मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। जो आपकी मशीन लैंग्वेज है वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स से नहीं बनी, वो सिर्फ 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रीम ऑफ बिट्स की तो वहाँ पे आंसर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना आपकी, वो होती है आपकी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसे यूज़र आसानी से समझ पाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। देखो आप जानते हो कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, आपकी 0-1 पे बेस्ड होती है, जैसे हम समझ नहीं सकते, ठीक है। उस लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, हम समझ नहीं सकते हैं। बट हम हाई लेवल लैंग्वेज को ईजिली समझ सकते हैं बिकॉज वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका C++, जावा, पाइथन, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस के। क्लियर हो गया, एक्सेट्रा। अब देखो ये जावा है, यहाँ पे एक बार ये है जावा, ये आपकी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। तो इन ऑप्शंस में से कौन सबसे फास्टेस्ट है, रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी या फिर रैम। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सारे ऑप्शंस जो गिवन है ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है आपके मेमोरी के, ठीक है। मेमोरी के एग्जाम्पल है। आपकी मेमोरी बेसिकली होती है 2 टाइप्स की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा भी आपकी और मेमोरीज होती हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपको बताऊँ ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे सबसे जो फास्टेस्ट होते हैं वो आपके होते हैं रजिस्टर्स, जो CPU के सबसे करीब होते हैं, सबसे क्लोज होते हैं आपके रजिस्टर्स। इसके बाद नंबर आता है आपकी कैश मेमोरी का, सबसे फास्टेस्ट तो ये हो गए। इसके बाद होती है कैश मेमोरी सेकंड नंबर पे, ठीक है। कैश मेमोरी बोलते हैं इसे, कई लोग इसे कैशे मेमोरी भी कहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कैश मेमोरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं रैम, और इसके बाद आपकी आती है हार्ड डिस्क। तो HD लिख रही हूँ यहाँ पे हार्ड डिस्क, ठीक है। अब देखो ये आपके फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, और ये आपकी है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। किस में, आपके फास्टेस्ट में, मतलब
जो कौन सी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, तो उसके लिए ये आपका क्या है, ऑर्डर है। अब यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सी फास्टेस्ट है, तो यहाँ पे रजिस्टर्स तो गिवन नहीं है, तो मतलब आंसर इज कैश मेमोरी। अब यहाँ पे कैश मेमोरी होती क्या है ये बात कर लेते हैं। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपकी रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और आपकी सीपीयू के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कैश मेमोरी के अंदर हम वो डेटा और इंस्ट्रक्शन रखते हैं जिन्हें हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ताकि सीपीयू को बार बार रैम के पास ना जाना पड़े, वो डायरेक्टली कैश मेमोरी से ही उन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज़ करे। इसका मतलब क्या, देखो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीटिशन में यूज़ कर रहा है सीपीयू, उसको रखने के लिए वो एक स्पेस बनाता है, उसे बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये रैम और सीपीयू के बीच में होती है ये वाली मेमोरी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, आपकी कैश मेमोरी है। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है रोम की फुल फॉर्म क्या होती है और रोम किस टाइप की मेमोरी है, ठीक है। इसके अलावा रोम और रैम में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे रोम को भी, रैम को भी और आपकी कैश मेमोरी को भी इन डिटेल। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है फ्लैश ड्राइव्स, इसका एग्जांपल माने तो होता है आपका पेन ड्राइव्स, ठीक है। पेन ड्राइव आपकी एक फ्लैश मेमोरी है, तो वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द रिमूवल ऑफ एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर एरर है और आप उसे रिमूव कर रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रबल शूटिंग, ऑप्शन बी एरर हैंडलिंग, ऑप्शन सी डीबगिंग या फिर ऑप्शन डी आपका है पैचिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी डीबगिंग करना, ठीक है। डीबग करने का मतलब क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम में जो एरर्स हैं उसको रिमूव कर रहे हो, उसे बोलते हैं डीबग करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। देखो क्या है यहाँ पे, ऑल प्री प्रोसेसर कमांड्स इन सी बिगिन विद अ। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके प्री प्रोसेसर कमांड होते हैं वो किस सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका एंड सिंबल, ऑप्शन नंबर बी हैश सिंबल, ऑप्शन सी इज़ 1 इक्वल टू, ऑप्शन डी इज़ आपका डॉलर। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हैश। देखो इस तरीके से लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h एंड सेकेंड इज हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। तो ये दोनों मेन हेडर फाइल्स है जिन्हें हम यूज़ करते हैं आपके सी प्रोग्राम को स्टार्ट करते टाइम, ठीक है। अब बेसिकली प्री प्रोसेसर कमांड्स होती क्या है, ये स्टार्ट होती है आपकी हैश सिंबल से, और यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, STDIO मतलब स्टैंडर्ड, STD मतलब स्टैंडर्ड, IO इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके अलग अलग क्या होते हैं फंक्शंस आप यूज़ करते हो प्री डिफाइंड, उनकी क्या होती है डेफिनेशन होती है और उनकी क्या होती है डिक्लेरेशन भी होती है इन्हीं के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ कंसोल पे जो आपका आउटपुट आता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं conio.h का। तो यहाँ पे पूछा गया था कि प्री प्रोसेसर कमांड किसके साथ स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी हैश, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ट्रेस डिपेंडेंट कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ मेन्यू बार इन MS Excel 2007। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका MS Excel से आ गया। देखो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेस डिपेंडेंट जो कमांड है आपकी वो मेन्यू बार के किस सेक्शन के अंदर आपको मिलती है, इन MS Excel 2007 की बात यहाँ पे करी है। तो ऑप्शंस आर रिव्यू, डेटा, व्यू या फिर फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी फॉर्मूलाज, ठीक है। हम MS Excel, MS वर्ड और MS पावरपॉइंट डिटेल में करेंगे, हर एक ऑप्शंस करेंगे मेन्यू बार के, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपको वहाँ मिलता है तो आप उसे आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका है 9th। यहाँ पे इसका आंसर था आपका फॉर्मूलाज। 9th इज इन एक्सेल टाइनी चार्ट्स प्लेस्ड इन सिंगल सेल्स आर कॉल्ड। एक्सेल के अंदर ही सेकंड क्वेश्चन एक्सेल से आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल के अंदर जो टाइनी चार्ट्स आप प्लेस करते हो उन्हें क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है। स्पार्क लाइन्स, डेटा ट्रे,
पाइवट टेबल्स या फिर फिल्टर्स। तो एक सिंगल सेल के अंदर में जो टाइनी चार्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पार्क लाइन्स, ठीक है। जब हम करेंगे एक्सेल तो मैं आपको एक्सेल शीट खोल के दिखाऊंगी किस तरीके से स्पार्क लाइन्स होती है, ठीक है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस किस सेक्शन को हमें तैयार करना है, ठीक है, पार्ट 1 के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, स्पार्क लाइन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट को पब्लिश करना है इंटरनेट पे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज कम्युनिटी पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी इज डिजिटल पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर सी इज वेब पब्लिशिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। देखो यहाँ पे कम्युनिटी पब्लिशिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज कम्युनिटी के बाद यहाँ पे कहाँ से आ गई? इसके बाद यहाँ पे डिजिटल पब्लिशिंग, नो ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज़ वेब पब्लिशिंग एंड ऑप्शन डी इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप की बात तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं बिकॉज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो यहाँ पे आंसर बनता है आपका वेब पब्लिशिंग, बिकॉज आप जानते हो कि इंटरनेट किस पे काम करता है? www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, वेब पब्लिशिंग कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट जब आप पब्लिश करते हो इंटरनेट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द 1950s बिलोंग्ड टू डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 1950 में कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ गए थे? ऑप्शन ए इज़ फर्स्ट, ऑप्शन बी इज़ सेकेंड, ऑप्शन सी इज़ फोर्थ या फिर ऑप्शन डी फोर्थ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो आप जानते हो इस वक्त हम हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में और 1950 में हम थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे आपसे प्रॉपर ईयर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, देखो 1946 से लेकर 1956 तक आपका था फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये पूरा आपका टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड आपका वेरी कर सकता है बुक टू बुक, ठीक है। कई बुक्स में टाइम पीरियड डिफरेंट दिया हुआ है, बट आपको 1940 से 1950 तक काउंट करना है क्या? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया था आपके वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब्स किस पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ करी गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, मैं कुछ और पॉइंट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हम करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हम करते थे और ये काम करते थे आपके मशीन लैंग्वेज पे, ठीक है, मशीन लैंग्वेज पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर, थ्योरी वाली जो क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लर्नर सारथी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे आप इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो। काफ़ी आसान होते हैं ये क्वेश्चन और काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलत होने के चांस बहुत कम है। अगर आपको पता है लॉजिक क्या है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक ही आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट 10,111 इंटू डेसिमल नोटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 44, 56, 72 एंड 46। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं 101110। ये आपका है 10 की नोटेशन में, तो इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। इसकी बेस क्या है? 2, इसे बोलते हैं बेस, या फिर इसे आप बोल सकते हो रेडिक्स, ठीक है। रेडिक्स और बेस का मतलब ये होता है कि आपके नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स आ सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएंगी, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका बेस है या फिर इसकी रेडिक्स है। हमें कन्वर्ट करना है इस नंबर को डेसिमल नोटेशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा हम निकालेंगे अभी। और डेसिमल नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 से, मतलब इसका जो बेस है या फिर रेडिक्स है वो क्या है? 10 है। क्लियर हो गया। अब किस तरीके से आप बाइनरी टू डेसिमल जाओगे? ये बाइनरी है, ये क्या है आपका? बाइनरी है।
और ये आपका डेसिमल है। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑक्टल भी होता है और हेक्साडेसिमल भी होता है। तो ये 4 आपके इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो अभी बात करेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे बोला गया है किस तरीके से आप इस नंबर को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। जब आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप पहले क्या करो, उस नंबर को ऐसे लिख लो, 1 मिनट, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो यहाँ पे हम 2 की पावर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर ये आपका 0 पे है, ये 2 की पावर 1 पोजीशन पे है, ये 2 की पावर 2 पोजीशन पे है, ये आपका 2 की पावर 3 पोजीशन पे है, ये आपका 2 की पावर 4 पोजीशन पे है, और ये आपका 2 की पावर 5 पोजीशन है। इसी तरीके से अगर आगे नंबर यहाँ लिखे होते तो वो 2 की पावर 6, 7, 8 एंड सो ऑन होते, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको 2 की पावर्स का यूज़ करना है और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इनकी पावर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे इनको इनके साथ इस टाइप से, ऐसे करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे और फिर सबको आप कर दोगे ऐड, ठीक है। फिर हम कर देंगे इन सबको क्या, ऐड। तो देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। आप जानते हो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँगी 0 से तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू में 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, और इंटू में 1 है तो आंसर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 क्या होता है आपका, 8 ही होगा। प्लस 2 की पावर 4 16 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है 0 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट है 2 की पावर 5 मतलब 32 मल्टीप्लाई 1 32। तो इस तरीके से आपने नंबर्स लिख लिए। अब फाइनली करेंगे इसको ऐड। तो ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, देखो 32 प्लस में आपका है 12, ठीक है। 12 तो कितना हो गया, 32 प्लस 12 ये आपका हो गया 4, और ये आपका हो गया कितना, 44, ठीक है। 44 प्लस में यहाँ पे है 2 और ये तो आपका है 0, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 46। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 46 वो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या है, 46। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको आसान करने का तरीका क्या होता है, एक तरीका और है इसको आसान तरीके से करने का। वो तरीका ये है कि आप इनकी पावर्स को एक बार याद ही कर लो। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, और आगे मैं आपको सारे करवा दूंगी, 2 की पावर 10 तक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये होता है 1, ये होता है आपका 2, ये होता है 4, ये होता है आपका 8, ये होता है आपका 16 और ये होता है आपका 32। तो इसको आप याद ही कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। बेसिक सा है तो बहुत ज़्यादा। अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, ये 8 है, जैसे क्वेश्चन मिलता है आप क्या करो, उसको ऐसे लिख दो 1 0 1 1 1 0, क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे ये नंबर्स लिखो डायरेक्टली इनके ऊपर। ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है और ये 32 है। इसके बाद देखो जहाँ पर 0 है उसको तो आप काउंट करो ही मत, बिकॉज अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो 0 से वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जहाँ जहाँ 1 है उन्हें ही काउंट करना है और उन्हें आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इनको आपस में आप ऐड कर दोगे। 32, 8, 4 और 2 इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 46। यहाँ पे हमें 0 वालों को इग्नोर करना है, बिकॉज अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से या 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम में और ऐसे आंसर करके आएंगे, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बता दिया लॉन्ग मेथड समझाने के लिए और नीचे आपको बताया शॉर्टकट। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करूँगी अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो यहाँ पे क्या है, इन वर्ड यू कैन क्रिएट बुलेट्स विद। तो बुलेट्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके आगे आप बुलेट्स लगाना चाहते हो, मान लो इस टाइप से लगानी है आपको, या आपको ऐसे लगानी है बुलेट्स, ठीक है, या आपको ऐसे लगानी है बुलेट्स, तो आप किसी भी टाइप से बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है। बेसिकली उसे एक ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए हम बुलेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर्स भी लगा सकते हो, रोमन न्यूमरल्स भी लगा सकते हो, ऐसे 1 2 रोमन नंबर में, 3, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, और ऑल ऑफ दीज, या फिर लेटर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आप बुलेट्स के अंदर लेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, नंबर का कर सकते हो, बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो एस टाइप की, ठीक है, और आप रोमन नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बुलेट्स आपकी हो सकती है सर्कुलर, स्क्वायर शेप्ड, ठीक है, डिस्क हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है आपका बुलेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट, ठीक है। Next is question number 14. In Word, the special symbols not found on the keyboards can be found in. अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड्स के अंदर नहीं होते हैं, उसे आप कहाँ ढूंढ सकते हो, बोथ इक्वेशंस एंड सिंबल्स में, इक्वेशंस के अंदर, नन ऑफ दीज, या फिर सिंबल्स में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ इक्वेशंस एंड सिंबल्स। ये एक ऑप्शन होता है इक्वेशन एंड सिंबल करके, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सिंबल मिल जाते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते। जैसे कि मान लो पाई है, ठीक है, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, तो ये सिंबल आपके कीबोर्ड के अंदर नहीं होते हैं। इन सिंबल्स के लिए वर्ड के अंदर एक सेक्शन होता है इक्वेशन एंड सिंबल्स, जहाँ पे आपको ये सारे सिंबल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। इन ऑर्डर टू स्पेलिंग चेकिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन MS पावर पॉइंट वी प्रेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेल चेक का, ठीक है। काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में कि स्पेल चेक के लिए आप क्या पर्टिकुलर की का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन इज़ F7, ऑप्शन सेकंड इज़ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस L, ऑप्शन सी इज़ ऑल्ट प्लस क्लिक, या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ पे इसका आंसर है F7। जो आपकी फंक्शन की होती है F1 से लेके F12, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से कुछ कीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका F5, F7, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी MS वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है F7। F7 को अगर आप प्रेस करते हो तो आप MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, दोनों में ही आप स्पेल चेक कर सकते हो। मतलब किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप F7 को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने पेपर्स के अंदर देखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्या है यहाँ पे, ईव्सड्रॉपिंग इज अ एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो ईव्सड्रॉपिंग जो है वो आपका एक साइबर अटैक का टाइप होता है। अब ये कौन सा अटैक है, फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, मैन इन द मिडल है, या फिर मालवेयर है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैन इन द मिडल। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप मान लो अपने बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप और आपके बैंक के बीच में एक नेटवर्क बन चुका है। अब उस नेटवर्क के अंदर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, आपके नेटवर्क को ब्रीच करके आपका डेटा वहाँ से रीड कर रही है। मान लो आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो नेटवर्क बना हुआ है आपके और आपके बैंक के बीच में। उस नेटवर्क को ब्रीच करके कोई अलग सा पर्सन, कोई हैकर, कोई इंट्रूडर आपके डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। आपकी डिटेल्स क्या कर रहा है, चुरा रहा है, वहाँ से सुन रहा है आपकी बातों को। तो उसे बोलेंगे ईव्सड्रॉपिंग करना, मतलब मैन इन द मिडल, आपके और आपके रिसीवर के बीच में। मतलब आप सेंडर हो और एक रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है और वो आपके नेटवर्क को ब्रीच कर रहा है, तो उसे बोलेंगे मैन इन द मिडल, ठीक है। मिडल में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। तो ईव्सड्रॉपिंग आपका एग्जाम्पल है मैन इन द मिडल अटैक का। ये एक टाइप ऑफ साइबर अटैक के अंदर आता है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में हमारी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैन इन द मिडल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, स्पीच सिंथेसाइजर इज अ पार्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पे पूछा है स्पीच सिंथेसाइजर क्या है। वाणी संश्लेषक एक
प्रकार है किसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, आउटपुट यूनिट का, कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी डिवाइस। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाट इज़ स्पीच सिंथेसाइज़र। तो इसका मेन काम देखो क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो एज अ इनपुट, उसे कन्वर्ट करता है वॉइस के अंदर। तो आपने देखा होगा गूगल के अंदर फैसिलिटी भी होती है कि आप टेक्स्ट टाइप करो, उसे कन्वर्ट करता है वॉइस में। तो उसके अंदर वॉइस जो होती है वो अलग अलग जेंडर की भी हो सकती है और अलग अलग एजेस के पीपल की भी वॉइस हो सकती है। ठीक है, तो ये मेन काम है आपका स्पीच सिंथेसाइज़र का। इसे बोलते हैं टेक्स्ट को कन्वर्ट करना स्पीच में, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पार्ट है आपके आउटपुट यूनिट का, बिकॉज ये एज अ इनपुट लेता है आपके टेक्स्ट को और कन्वर्ट करता है उसे वॉइस के अंदर। तो ये आउटपुट यूनिट का ही पार्ट है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ स्पीच सिंथेसाइज़र। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बार देखा है एग्जामिनेशन में। देखो यहाँ पे क्या है, द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आप क्लिक करते हो न्यू स्लाइड पे, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक शॉर्टकट की भी होती है। वो की कौन सी है, Ctrl+N नहीं। Ctrl+N से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज Ctrl+Z। तो Ctrl+Z से हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। क्या करते हैं, अंडू। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है। अंडू का मतलब क्या होता है, अनडन करना। कोई टास्क आपने कर दिया है, वो आपसे गलती से हो गया, उसको अनडन करने के लिए आप अंडू करते हो Ctrl+Z से। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि Ctrl+Y से हम क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 3 Alt+N एंड लास्ट इज Ctrl+M। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है Ctrl+M। तो आप Ctrl+M प्रेस करोगे अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पे क्या है, VB.NET इज़ अ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो VB.NET आपकी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे VB का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। VB स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक .NET। ठीक है, तो ये आपकी किस टाइप की लैंग्वेज है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस टाइप की, ऑब्जेक्ट सपोर्टेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आपके रियल लाइफ में जो भी एंटिटी है, चाहे वो कोई टॉय हो, चाहे वो कोई भी कार है, कोई पर्सन है, कोई भी कंपनी है, ये सब क्या एंटिटीज़ है। इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप बोलते हो ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे किस टाइप से हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इन MS Excel। MS Excel में अगर आपको सेलेक्टेड सेल्स पर फिल्टरिंग को इनेबल करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है। देखो फिल्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो कुछ सेल्स करे सेलेक्ट, उस पर फिल्टर लगाया, तो फिल्टर लगाने से क्या होगा, आप उस पर फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हो कि मान लो उन सेल्स के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स दिखाने हैं जिनका जो डेटा है वो 500 से ऊपर है, तो उन सेल्स के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर जो डेटा है वो 500 से कम है, तो वो सेल्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आपने एक फ़िल्टर ऐड कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आप फ़िल्टर लगाते हो अपने सेल्स पे। तो यहाँ पे शॉर्टकट की पूछिए फ़िल्टर लगाने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+L, ऑप्शन बी Ctrl+F, ऑप्शन सी Alt+Click+L या फिर ऑप्शन डी Shift+F। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+L। इसको शॉर्टकट की बोलते हैं। इसको लगाने से क्या होगा, आपके सेलेक्टेड सेल्स पे फिल्टर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऊपर मेन्यू बार में, लेकिन शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। द साइज ऑफ अ वर्ड इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में जो एक वर्ड होता है उसका साइज क्या होता है। ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी वेरीज विद इन द सेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी फिक्स्ड इन एवरी केस,
ऑप्शन डी फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। तो एक वर्ड का मतलब क्या है कि जो आप डेटा लिखते हो वो एक वर्ड की तरह वहाँ पर क्या होता है, सेव होता है। तो एक वर्ड का साइज़ कितना हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ बोला गया है कि वो वेरी करता है एक सेम कंप्यूटर के अंदर। नो, ये गलत बात है। इसके अलावा थर्ड इज़ फिक्स्ड इन एवरी केस, मतलब कोई भी कंप्यूटर हो उसके अंदर वर्ड साइज सेम रहेगा, तो ये भी गलत बात है। इसके अलावा फोर्थ इज़ फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा होगा आपका जो ओएस होता है वो 64 बिट भी होता है और 32 बिट भी होता है, तो ये आपके वर्ड साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि एक कंप्यूटर में आपका वर्ड साइज़ फिक्स होता है, लेकिन ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ए एसडी डिस्क यूजुअली कैन होल्ड डेटा अप टू, जो आपकी एसडी डिस्क होती है उसके अंदर यूजुअली कितना डेटा आ सकता है। तो एसडी डिस्क आपने देखे होंगे एसडी कार्ड्स वगैरह, तो इसके अंदर एसडी की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर डिजिटल, क्या होती है, सिक्योर डिजिटल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, इसके अंदर यूजुअली कितना डेटा स्टोर हो सकता है, 17 GB, 8.2 GB, 4.7 GB या फिर 1.7 GB। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए 17 GB, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 17 GB। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरियाज इन अ एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा पावर पॉइंट जब ओपन करते हो तो उसके अंदर, जैसे मान लो ये आपका पावर पॉइंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से ना ऐसे ऐसे करके एक बॉक्स बना आता है एम्प्टी स्लाइड पे ऊपर ऐसे करके, ठीक है। उसमें लिखा होता है क्लिक हेयर टू ऐड टेक्स्ट। तो उसे क्या बोलते हैं, उस बॉक्स को उसे क्या बोलते हैं, उसे टेम्पलेट कहते हैं, प्ले कार्ड्स कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं या फिर थीम कहते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, प्लेस होल्डर्स, ठीक है। उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। जो भी किसी कंटेंट को कंटेन कर पाए अपने अंदर उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट में थीम्स आपको किस ऑप्शन के अंदर मिलेगी, ऑप्शन ए ट्रांजिशन टैब, ऑप्शन बी डिज़ाइन टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब या ऑप्शन डी एनिमेशन टैब। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको थीम लगानी है। थीम का मतलब क्या होता है, थीम बेसिकली ये होती है कि आपके जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है, कौन से कलर्स आप यूज़ करोगे, क्या फॉन्ट साइज़ रहेगा, तो उसे बोलते हैं थीम। तो वो आपके हर एक स्लाइड के लिए सेम रहती है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली डिज़ाइन से मिलेगी, बिकॉज आप अपनी स्लाइड को डिज़ाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डिज़ाइन टैब इज़ करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। JPEG स्टैंड फॉर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार देखी गई है, ठीक है। तो JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोजेनिक एंटिटी ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और आपको कमेंट बॉक्स में MPEG की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। MPEG की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं आज कमेंट में आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बाकी 25 क्वेश्चंस बचते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास के अंदर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आज हमारी पहली क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर शेयर किया और आपको बताया किस टाइप से हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर आपके तीनों इंक्लूड है, एक्सेल भी, वर्ड भी और पावर पॉइंट भी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम ज़रूर से करेंगे। इसके अलावा जो आपका बेसिक कंप्यूटर होता है ना, जिसके अंदर आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, आपका ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरीज, ठीक है, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे।
फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें आपका डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऐसी कन्वर्जन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कुछ आपके हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ आपके बेसिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क मतलब आपके हार्डवेयर के इंटरनल पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्ड डिस्क को इन डिटेल पढ़ेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने अब तक अभी देखे हैं आपके 25 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आपको आगे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन, ताकि ये क्लासेस इस तरीके से कंटिन्यू होती रहे। और आप सब एक काम करेंगे, इन क्लास को शेयर करते रहेंगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे आगे के 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी थ्योरी वाली क्लासेस। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली अभी 3 पेपर हैं आपके UPPCL ARO के। तो यहाँ पे सेट 1 आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने अभी 25 क्वेश्चंस को, और बाकी करूँगी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद सेट 2 करेंगे नेक्स्ट वीक, और उसके बाद करेंगे सेट 3। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये आइडिया मिलता रहे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हमें ले जानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी को। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।